तो क्या हो जाएगा 15 माइनस का 16 यानी कि माइनस का 1 मीटर पर सेकंड। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास में, ये आएगी हमारे पास में माइनस का 1। तो ये हो गया प्लस का 1। आने के लिए हमें टाइम तो निकालना पड़ेगा कि सर रुका कब, लेकिन हमें ये पता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है, तो क्या कोई वीटी रिलेशन लिखवा देगा मेरे को? आप लोग कोशिश करिए, वीटी रिलेशन क्या होगा यहाँ पे, यू। अब ऐसा ही है, अगर मेरे से कोई बोल दे जबरदस्ती कि माइनस डाउनवर्ड को माइनस लेना है, तो हाँ ग्रेविटी का साइन फिर माइनस होगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ माइनस होगा, ऊपर की तरफ प्लस होगा। क्या सर अगर मैं नीचे वाले को माइनस लूंगा और ऊपर वाले को प्लस लूंगा तो क्या रिजल्ट चेंज? हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक झा एंड वेलकम यू ऑल ऑन अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें हमने न्यूमेरिकल को देखा था। मैंने एक न्यूमेरिकल के थ्रू जितने भी कंसेप्ट डेवलप होते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, वो सारे हमने डिस्कस किए थे। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस इन nth सेकंड। मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला दिया था सर, पर अगर हमसे कोई डिस्टेंस पूछ ले तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी हम इसमें देखेंगे। मैं दोबारा बोलता हूं, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लेकिन डिस्टेंस nth सेकंड में कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोग एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। दूसरी चीज हम इसमें ये पढ़ेंगे रिएक्शन टाइम, और हम इसके ऊपर रिएक्शन टाइम के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। उस न्यूमेरिकल के थ्रू हम रिएक्शन टाइम के ऊपर जितने भी डाउट हो सकते हैं उस सबको क्लियर करेंगे। तीसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के केसेस, और मोशन अंडर ग्रेविटी में ग्राफ क्या रोल होता है, कैसे उनको ड्रॉ करते हैं। तो आइए पेन कॉपी निकालो, हेडिंग लगा लो, एंड अगेन माय नेम इज दीपक झा एंड दिस इज अवर चैनल ऑर्बिट एजुकेशन स्टार्टिंग द लेक्चर। आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस इन nth सेकंड, उसके लिए मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। न्यूमेरिकल के थ्रू ही हम उसकी सारी बातें समझ जाएंगे, और कई सारी चीजें होगी हमारे पास इसमें समझने के लिए, तो ध्यान से मेरी बातों को नोट करिएगा, ठीक है। तो आइए देखिए, सवाल कुछ ऐसा है कि ये हमारे पास में पार्टिकल दे रखा है, ठीक है, पार्टिकल दे रखा है। इसका जो u है हमारे पास में, u है हमारे पास में 15 मीटर पर सेकंड, और इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये कैटेगरी सेकंड वाला ही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का सेकंड कैटेगरी वाला सवाल होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। आइए, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में? दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे सवाल क्या पूछा हुआ है? सवाल ये पूछा हुआ है फाइंड डिस्टेंस इन 8th सेकेंड, 8वें सेकेंड में डिस्टेंस कितना चलेगा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है। अब मैंने तो सर आप इतना एम्फसाइज कर क्यों रहे हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर के? जरा ध्यान से सुनिएगा। पार्टिकल अगर टर्न बैक करता है तो डिस्टेंस एक अलग चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट एक अलग चीज होती है। लेकिन अगर पार्टिकल टर्न बैक नहीं करेगा, वो सीधा सीधा चलता जाएगा, तो जो कैलकुलेशन हम डिस्प्लेसमेंट के लिए करते हैं वही डिस्टेंस आता है। अब तक हमने यही देखा है लेक्चर नंबर 7 तक। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है तो हमारी लेक्चर सीरीज को शुरू से अटेंड करिए, एक एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। आइए यहां फोकस करते हैं। हमसे बोला हुआ है डिस्टेंस इन 8 सेकेंड। 8 सेकेंड का मतलब होता है t इक्वल्स टू 7 से लेकर के t इक्वल्स टू 8 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस चला है। इस बार डिस्टेंस पूछा हुआ है। अब अगर एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये पार्टिकल टर्न बैक करेगा। तो मैंने आपको ऐसे सवाल में सबसे पहले यही बोला था कि हमेशा वो टाइम निकालो जब पार्टिकल टर्न बैक हो रहा हो। तो पहले हम लोग ना वो टाइम निकालते हैं। तो वो टाइम निकालने के लिए कैसे करते हैं हम? v बराबर u प्लस ए टी। अब जब पार्टिकल चल रहा होगा, ऐसे करके पार्टिकल चलना शुरू कर चुका है, वो किसी टाइम पे जब मुड़ेगा तो उससे पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तभी तो वो मुड़ना शुरू करेगा।
ऐसा नहीं होता है कि चलता जा रहा है, इस पॉइंट पे कोई स्पीड होगी और तभी मुड़ जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको मुड़ना है तो जिस पॉइंट पे आपने डिसाइड किया है पार्टिकल के मुड़ने का, उस पॉइंट पे फाइनली जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि तभी वो मुड़ेगा, अगर वेलोसिटी 0 नहीं होती तो वो और आगे चलता। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास में 15 मीटर पर सेकेंड। अब आइए देखो, v फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखा है, एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है, हमें वो टाइम निकालना है जब पार्टिकल टर्न बैक हो रहा होगा। आइए, तो v क्या है हमारे पास में 0, u क्या है, u है हमारे पास में राइट साइड में, तो राइट साइड वाली चीजों को हम प्लस बोलेंगे और लेफ्ट साइड वाले को माइनस बोलेंगे। ये सारी बातें हमने डिस्कस पहले ही कर ली है। चलिए, u क्या है हमारे पास में, u है प्लस का 15, प्लस a क्या है हमारे पास में, लेफ्ट में है सर, तो a तो माइनस का 2 होगा। टाइम हमें फाइंड करना है, ये हो जाएगा हमारे पास में 15 माइनस 2t, 2t इधर आ जाएगा, यह आ गया 15 और t की वैल्यू 15 बटे में 2 यानी कि 7.5 सेकेंड, यानी कि 7.5 सेकेंड पे इस टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5 सेकेंड। 7.5 सेकेंड पे पार्टिकल ने मुड़ना स्टार्ट कर दिया। हमसे ये बोला हुआ है कि एयर 7 से लेकर के 8 के बीच में। अब जरा दिमाग लगाइए, क्या 7 सेकेंड कुछ यहां होगा, तो t = 7 सेकेंड कुछ यहां होगा, यहां से मुड़ना स्टार्ट किया है, और फिर जब मुड़ना स्टार्ट किया है तो पार्टिकल ऐसे चल के आएगा। ठीक है, ऐसे चल के वापस आएगा। अब देखते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब पार्टिकल चलना आ चुका है, अच्छा कहीं यहां पे कहीं होगा 8 सेकंड इस वाले रास्ते पे, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता है। आइए अब हम क्या करते हैं, 8 सेकंड पे पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ है अपनी इनिशियल पोजीशन से, ये निकाल लेते हैं। तो ये हमारी हो गई है इनिशियल पोजीशन। मैं फिर कह रहा हूं, हमसे पूछा है 7 से 8 के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, 7 से 8 के बीच में डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो हमने वो टाइम निकाल लिया जब पार्टिकल टर्न बैक हो रहा है। क्लियर। अब हम ये फाइंड करते हैं कि अगर अब किसी ने ना ये फॉर्मूला लगाया कि सर हमें तो पता है कि एस एन एच का जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड, वो होता है u + a/2 2n-1। अब इसमें मैं अगर n की वैल्यू 8 रखूंगा तो मेरे को इससे 7 से लेकर के 8 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। आइए, u कितना है हमारे पास में प्लस का 16, एक्सेलरेशन कितना है माइनस का 2, n की वैल्यू हमारे पास में 8 -1, ये क्या हो गया हमारे पास में 16, ये बच गया माइनस का 1, 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया तो आ गया हमारे पास में 1 मिनट, कुछ गलती है क्या यहाँ पे 2 ठीक है, तो 8 सेकंड का। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास में 2 × 16 माइनस का 1। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, पर 16 नहीं है u है 15, यहां पर 16 नहीं है u होगा 15 दे रखा है u, तो मैंने यहां रखा 15, यहां भी क्या कर दिया हमने 15 लिख दिया। अब 16 में से 1 गया तो यहाँ क्या बच गया 15, और ये भी क्या हो गया 15, तो 15 - 15 डिस्प्लेसमेंट इन एयर सेकेंड तो सर 0 आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन एयर सेकेंड 0 आ रहा है, मतलब 7 से लेकर के 8 के बीच में पार्टिकल बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं हुआ। इसका मतलब 7 सेकंड पे भी वही था और 8 सेकंड पे भी वही था। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, कोई अगर ये बोले कि ये 8 सेकंड का डिस्टेंस आ गया है तो मैं बोलूंगा नहीं, ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। मतलब जहां जिस टाइम पे 7 सेकंड पे जहां था 8 सेकंड पे भी वही था। तो क्या पार्टिकल क्या रुक गया क्या सर? नहीं, रुका नहीं है, रुका तो वो 7.5 सेकंड पे। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, पार्टिकल रुका नहीं है और 8 सेकंड पे भी यहाँ है। इसका मतलब जब वो वापसी आ रहा होगा ना, तब वो 8 सेकंड पे भी वही आया होगा जहां वो 7 सेकंड पे था, क्योंकि 7.5 पे वो घूम रहा है, मुड़ रहा है। अब आइए, अगर मेरे से अब ये कोई पूछ ले, मैं पता करता हूं कि 7 सेकंड पे कहां पहुंचा हुआ है, तो ये पता करने के लिए s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अच्छा,
मेरे को 7 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए इनिशियल पोजीशन से। तो इनिशियल पोजीशन पे जो वेलोसिटी थी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी थी 15, टाइम क्या है 7 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है -2, टाइम की वैल्यू 7, ये हो गया 7 का स्क्वायर। तो 15 सत्ते 105 -49। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 56 मीटर। मतलब 7 सेकंड पे पार्टिकल 56 मीटर पर है, ये 56 मीटर है। अच्छा, और यही 8 भी है, तो दोबारा से वो घूम करके आया, 8 सेकंड पे यहाँ, इसीलिए 8 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 0। जब कभी ऐसा होगा कि पार्टिकल घूम करके आ रहा है तो सवाल ऐसा बनाया जा सकता है कि उसका nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो बच्चे ये सोचते हैं कि सर पार्टिकल इसका मतलब रुक गया, नहीं रुका नहीं है, वो जितना आगे गया उतना ही वापस आ गया उस 1 सेकंड के अंदर में। तो यहां से लेकर के यहां तक वो आगे भी गया और वापस भी आ गया। अब जरा सुनिए ध्यान से, मैं ये देखता हूं कि 7.5 सेकंड पे पार्टिकल कहां था, 7.5 सेकंड पे पार्टिकल कहां था। तो 7.5 सेकंड के लिए मैं क्या यहां पर इस वाले पॉइंट के लिए, अच्छा अगर मैं अब ना ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, S बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो जरा ध्यान से सोचो, मेरे को 7.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या सर बहुत टफ हो जाएगी कैलकुलेशन? तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जरा सुनिए ध्यान से, क्या मेरे को t इक्वल्स टू 7.5 सेकंड का वेलोसिटी पता है 0 है, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0 का स्क्वायर। क्या मेरे को इनिशियल टाइम पे जब शुरू हो रहा था t इक्वल टू 0 पे u पता है, बिल्कुल पता है, ये हो गया 15 का स्क्वायर। 2 एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन सर अपोजिट डायरेक्शन में -2, और s मेरे को निकालना है कि कितना डिस्प्लेस हो गया। तो ये कैलकुलेशन इजी बनी, हम कर ये भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन टफ बैठती। सर हमें कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से। मैंने हर वैरायटी का सवाल कराया है, आप इन्हीं को 2-4 बार करोगे तो आपको पता चलते जाएगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। लास्ट लेक्चर में मैंने इस बात पे भी बहुत फोकस किया था, ठीक है। अब आइए, ये हो जाएगा 4s, ये हो गया 225। तो s की वैल्यू कितनी आ गई है 225/4। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 4 5 जा 20, 2 कैरी हो गया, 4 6 जा 24, तो 56.25 मीटर। मतलब यहां से लेकर के यहां के बीच में उसने जो दूरी तय करी है वो क्या 0.25 मीटर है, 0.25 मीटर। क्यों? क्योंकि t इक्वल टू 7 पे वो 56 मीटर पे था, t इक्वल टू 7.5 पे वो 56.25 मीटर पे। तो यहां से लेकर के यहां के बीच में 2-5 मीटर चला। अच्छा, अगर यहां से यहां का 2-5 मीटर है तो क्या 7.5 से लेकर के 8 के बीच में भी क्या 0.25 मीटर चला होगा? और अब क्या 7 से लेकर के 8 के बीच में कितना चला? तो पहले 7 से 7.5 चला 0.5 मीटर, 0.25 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा 0.25 मीटर। और वापस से आएगा 0.25, फिर 0.25, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। और यही हमारे इस सवाल का आंसर होगा कि डिस्टेंस 8 सेकंड में 7 से लेकर के 8 के बीच में 0.25 आगे गया, फिर 0.25 पीछे आया, तो कुल मिलाकर के 0.5 मीटर वो चला होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर? डिस्प्लेसमेंट तो जहां 7 सेकंड पे था वहीं 8 सेकंड पे है। भले ही वो चल के आ रहा है लेकिन रास्ता वापस ले लिया, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल 7 वाली पोजीशन और 8 वाली पोजीशन दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। बहुत ही अच्छा डेटा लेकर के मैंने ये सवाल बनाया है, मैंने भी कहीं से उठाया इस सवाल को, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो इसीलिए कई बार हमसे डिस्टेंस भी पूछ सकता है nth सेकंड में, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको बताया। प्रॉब्लम कहां आएगी? प्रॉब्लम कभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन में आएगी नहीं, हमेशा टर्न बैक वाले में आएगी। टर्न बैक होगा कब? जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इसीलिए मैंने डे 1 से मैंने 2 तरह की कैटेगरी बना दी इस सवाल को कराने में कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को जब भी हम पढ़ेंगे तो हम 2 कैटेगरी समझ करके पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलिए आप लोग इसे नोट करिए बच्चों, आप लोगों को
उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होगी, हाँ विजिबल भी है। चलिए अब मैं इसे रब कर रहा हूं। अच्छा, रब करने से पहले मैं सोच लेता हूं, हाँ ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। मैं इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं, एक चीज और बताना चाहता हूं, आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे। ये भी हटा देता हूं, ये भी नीड नहीं है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ग्राफ को लेकर के डिस्कस करते हैं। हमारे सवाल का आंसर आ चुका है, फिर सर क्यों करा रहे हो? इसीलिए करा रहा हूं कि कल को कोई और मॉडिफिकेशन होकर के एग्जाम में आ जाए तो हमको पता होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, हम दुनिया के सारे सवाल नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसे बन जरूर सकते हैं कि सारे के सारे सवालों को हम समझ पाए। तो वो बनेंगे हम कैसे? एक सवाल को लेकर के उसकी सारी वैरायटी को कंप्लीट कर लेंगे। आइए, मैं अगर कहूं कि यहां से इनिशियल से लेकर के 7 सेकंड तक उसकी स्पीड घट रही होगी, घटते 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 0 होगी, अब बढ़ना शुरू हुई है। चलो ठीक है, कोई मेरे से बोले इसी में कि ड्रॉ, इसी में दूसरा सवाल लगा लेते हैं, ड्रॉ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्राफ देखते ही बच्चे ना पेन कॉपी छोड़ देते हैं। नहीं, आज नहीं सीखोगे तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे। तो आज ही सीखो इसे, और सवालों में सीखो, सवाल भी करो, उसका ग्राफ भी बनाओ। अभी मेहनत कर लोगे तो बाद में आपको टाइम बचेगा रिवीजन करने में। सुनिए ध्यान से, और जब आप रिवाइज कर लोगे तो आप फास्ट भी हो जाओगे इसी चीज को। आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो जल्दी कर देते हो, हमें क्लिक नहीं करता। शुरू में हमें भी नहीं करता था, हमने प्रैक्टिस करी, पढ़ाया, तब जाकर के सीखा कि हाँ इन चीजों को कैसे, और अब हमारे दिमाग में खुद ब खुद आ गया है। ठीक है, तो एक टाइम होता है, हर चीज का एक कट ऑफ होता है, लर्निंग का भी एक कट ऑफ होता है। उतनी मेहनत तो करो, उतना इनपुट डालो, तब जाकर के आपको चीजें समझ में आ जाएगी। आइए, वीटी ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो किसी भी चीज का ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम उसका रिलेशन तो लिखें, यानी कि वी और टी में रिलेशन लिखो कि हर टाइम पे, हर टी टाइम पे, किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की। तो v बराबर u प्लस ए टी। तो v हमें फाइंड करना है किसी भी टाइम टी पे। u कितना दे रखा है? u है प्लस का 15। a कितना है? a है माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो गया टाइम t। तो ये हमारे पास में ग्राफ आएगा। अब मैं इसको कंपेयर करता हूं y बराबर एम एक्स प्लस सी से। इसको ऐसे ही लिख देता हूं, ये एक लीनियर रिलेशन है, सॉरी, y बराबर एम एक्स प्लस सी एक लीनियर रिलेशन है। y एक्सिस पे मेरे को वेलोसिटी को दिखाना है, x एक्सिस पे मेरे को टाइम को दिखाना है, क्योंकि मेरे से वीटी ग्राफ बोला हुआ है, जो पहले बोला हुआ होता है वो y एक्सिस होता है। तो ये हमने बनाया। ठीक है, मैं इसको दोबारा से एक बार कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमें तो पता है कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो उस तरीके से मेरे को जगह मिले इस बोर्ड पे, मैं वैसे एक्सिस बनाता हूँ। जरा सुनिए ध्यान से, ये हो गया हमारे पास में टाइम एक्सिस, ये हो गया हमारे पास में वेलोसिटी एक्सिस। टाइम हो गया सेकंड में, वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब आइए, तो यहां पर हमारे पास में वेलोसिटी टाइम बनाना है। अगर मैं पूछूं कि टाइम की वैल्यू जब 0 है, जब टाइम बिल्कुल भी नहीं चला, टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ, 0 हो गया, तो वेलोसिटी कितनी है? 15। अच्छा, अब वेलोसिटी 0 कब हो रहा है? सर 7.5 सेकंड पे हो रहा है, अभी हमने सॉल्व किया था। अगर आप यहाँ पे टाइम की वैल्यू 7.5 रखोगे तो 7.5 को 2 से गुना करेंगे 15, ये हो जाएगा माइनस का 15, ये हो जाएगा प्लस का 15, 0 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अब सर क्या होगा? अब उसके बाद पार्टिकल ना रिवर्स मारना शुरू करेगा, रिवर्स मारना शुरू करेगा। अगेन ये सवाल भी मैं ऐसा करा चुका हूँ लास्ट क्लास में। जब वो रिवर्स मारेगा तो जिस तरीके से 15 की वैल्यू घटते घटते 0 ही है, उसी तरीके से, उसी नेचर से, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 2 ही है, माइनस के डायरेक्शन में, लेफ्ट के डायरेक्शन में 0 से स्पीड 15 तक आएगी, यहां तक आते आते 15 स्पीड हो जाएगी। क्लियर इतनी बात? खैर मेरे को आगे का इतना आप बनाना, आप तो जरूर बनाना, मेरे को कुछ और यहाँ पे सिखाना है। अगर मेरे से किसी ने पूछा था कि ना 7 सेकंड, तो 7 सेकंड यहाँ होगा। किसी ने मेरे से पूछा था कि 8 सेकंड, तो 8 सेकंड यहाँ होगा। ठीक है, अब 7 सेकंड से लेकर के 7.5 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो क्या मेरे को वीटी का एरिया ही निकालना पड़ेगा। और 7.5 सेकंड से लेकर के 8 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो फिर मेरे को वीटी कर्व का एरिया निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसका एरिया देखूं तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू में बेस, बेस कितना है? 0.5। हाइट कितनी है इसकी? तो मैं 7 सेकंड पे पहले इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा कि 7 सेकंड पे कितना कितनी वेलोसिटी होगी। तो अगर कोई मेरे से बोले कि 7 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है, तो 7 यहां रखूंगा, वेलोसिटी एट 7 सेकंड
क्या हो जाएगा मेरे पास में 15 माइनस 2 इंटू में 7, ये हो गया 15 माइनस का 14, ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर मेरे से कोई बोले कि 8 सेकंड पे क्या होगा, तो अगर 8 सेकंड पे कोई मेरे से पूछे तो वेलोसिटी एट 8 सेकंड 15 माइनस 2 इंटू में 8, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस का 16, यानी कि माइनस का 1 मीटर पर सेकंड। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास में, ये आएगी हमारे पास में माइनस का 1, तो ये हो गया प्लस का 1। एरिया निकाल रहा हूं मैं 7 से लेकर के 7.5 सेकंड के बीच में, तो ये आ गया हमारे पास में प्लस का 0.25। और जरा देखो ध्यान से, क्या मेरे पास में 7 से लेकर के 7.5 के बीच में 0.25 मीटर ही तो आया था डिस्प्लेसमेंट। क्या सर ये कोइंसिडेंस है क्या? नहीं, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताए थे, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखवाए थे कि कौन सा ग्राफ का कौन सा वाला एरिया हमें क्या देता है, किस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, सारे पॉइंट। तो मैंने उसमें ये भी लिखवाया था कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो हमें 7 सेकंड से लेकर के 7.5 सेकंड के बीच में हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिला वो मिला राइट साइड में, यानी कि प्लस वाली साइड में 0.25 मीटर। अब इसका एरिया चेक कर लेते हैं, तो हाफ इंटू में बेस क्या है हमारे पास में, अगेन 0.5। बेस कैसे लिख रहा हूं मैं, 7.5 से लेकर के 8 के बीच में विड्थ कितनी है, तो 0.25। अच्छा, इसकी हाइट कितनी नीचे, माइनस का 1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया माइनस का 2.5। माइनस का क्यों, क्योंकि यहां से लेकर के अब लेफ्ट में चलना स्टार्ट हुआ है, तो माइनस का 2.5 मीटर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इसीलिए हमारे पास में 7 से लेकर के 8 के बीच में डिस्प्लेसमेंट आया था क्या, 0। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इनको कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास में आ गया क्या, 0 मीटर आया था। अब क्या इतनी बात आ रही है समझ में कि क्यों हुआ ऐसा? मैंने आपको ग्राफ के थ्रू भी समझाया। क्या सर डिस्टेंस भी समझा सकते हो क्या? बिल्कुल समझा सकते हैं, ध्यान से सुनना। मैं देख लेता हूं पहले क्या मेरे को रब करना चाहिए, ठीक है। मैं ये रब कर देता हूं। देखिए डिस्टेंस को कैसे समझेंगे, ग्राफ के थ्रू। तो फिर मैंने आपको ग्राफ में पॉइंट्स लिखवाए थे कि स्पीड टाइम का जो ग्राफ होता है उसका एरिया हमें डिस्टेंस देता है। स्पीड टाइम का जो ग्राफ होता है उसका एरिया हमें डिस्टेंस देता है। तो अगर मेरे से कोई मेरे से पूछे कि 7 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, तो 1 मीटर पर सेकंड। बेसिक रिवाइज करा रहा हूं। 7 सेकंड पे स्पीड कितनी है, तो 1 मीटर पर सेकंड। 8 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, तो -1 मीटर पर सेकंड। लेकिन 8 सेकंड पे स्पीड कितनी है, तो सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है। इसका मतलब सर इस ग्राफ से ही हम बना देंगे क्या स्पीड टाइम? बिल्कुल बना देंगे। मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो टाइम एक्सिस के नीचे के ग्राफ को बस ऊपर कर दो, रिफ्लेक्शन ले लो, वो स्पीड टाइम ही बन जाता है। तो ये हो गया स्पीड, क्योंकि पार्टिकल 0 से लेकर के 7.5 सेकंड तक सीधे सीधे जा रहा था, तो जो वेलोसिटी होगी वही स्पीड होगी। तो पहले तो ग्राफ को रिपीट कर दो। क्या है हमारे पास में, 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से लेकर के 7.5 सेकंड तक ग्राफ को कर दिया हमने रिपीट। अब वापिस आ रहा है, इसीलिए वेलोसिटी नेगेटिव है। लेकिन सर स्पीड क्या होगा, स्पीड तो पॉजिटिव ही होगी, स्केलर क्वांटिटी है। तो जैसा ग्राफ 7.5 के नीचे है, टाइम एक्सिस के नीचे, वैसा ही ऊपर बना देंगे 7.5 के आगे, क्योंकि उसी तरीके से स्पीड बढ़ रही होगी जिस तरीके से वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में बढ़ रही है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो अगेन ये जो टाइम होगा यहां से लेकर के यहां के बीच में, तो यहां तक आएगा। अच्छा, तो यहां से लेकर के यहां तक बीच में दोबारा से 15 मीटर पर सेकंड यहीं पे गेन करेगा, और कहीं गेन कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने 15 को 0 बनाया, जिसने 15 की स्पीड को 0 बनाया, किसने बनाया, इस एक्सेलरेशन ने, क्योंकि एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी को चेंज करता है। वही एक्सेलरेशन 0 से लेकर के 15 बनाएगा, उतनी ही दूरी में बनाएगा, ठीक है। अच्छा सर ये टाइम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 कर दो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, अच्छा आने से जाने में कितना टाइम लगा, 7.5, तो यहां से यहां तक आने में और 7.5 टाइम लगेगा, और 7.5 जाने का 7.5 आने का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 सेकंड। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। कौन सा वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाना S बराबर UT प्लस हाफ A
टी स्क्वायर, और आप s की वैल्यू को 0 कर देना, आपको यही मिलेगा। ठीक है, एक तो आएगा यहाँ से 0 और एक आएगा 15 सेकंड, आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको इतनी चीजें बता दी। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और चीज बता दूं मैं आपको, ये अगर आप यहाँ पे एंगल देखोगे, इसका थीटा हुआ एंगल, तो इसका जो tan थीटा आएगा आपके पास में वो कितना आएगा, आप खुद ही बोलोगे कि सर -2 आएगा। ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप बनता है वीटी ग्राफ का वो हमें क्या देता है, वो एक्सेलरेशन देता है। तो इतनी बातें हमें समझनी थी। और चीज मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे 7 सेकंड कुछ यहाँ होगा, 8 सेकंड कुछ यहाँ होगा। क्या अब आपको बातें कुछ समझ में आ रही है कि सर ये वाला एरिया भी पॉजिटिव हो गया और सर ये वाला एरिया भी पॉजिटिव हो गया, अगेन ये वाला एरिया कितना आएगा, तो अगेन ट्राइंगल बन रहा है, बिल्कुल ऐसा ही ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका एरिया भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो क्या बनेगा हमारे पास में, प्लस का 0.25 मीटर, और सर ये वाला भी ट्राइंगल ऊपरी बन रहा है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में 0.25 मीटर, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो हमारे पास में आएगा 0.5 मीटर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस। क्यों डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि स्पीड टाइम का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें डिस्टेंस देता है। ये सारा एनालिसिस मेरे को कराना था इस एक सवाल में। क्लियर है इतनी बात? तो आप लोग बच्चों उम्मीद करता हूं नोट कर रहे होंगे और आपको एक एक चीजें बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब अगला टॉपिक लगाते हैं रिएक्शन टाइम का। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत तरीके के सवाल, एक ही सवाल को, एक सिचुएशन को लेता हूं, उसी में हर तरीके का, चाहे वो ग्राफ हो, चाहे वो स्लोप हो, चाहे वो nth सेकंड का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट के साथ nth सेकंड हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट के साथ nth सेकंड हो, मैंने हर वैरायटी कवर कराई है। ठीक है, क्योंकि मैंने इस पर काम किया हुआ है, मैंने उतनी मेहनत करी हुई है। क्योंकि जो प्रॉब्लम मेरे को आती थी कि हाँ सिलेबस में कोई सी भी चीजें कहीं भी आ रही है, वो गलत है। एक लेवल के हिसाब से सिलेबस में चीजें का इंक्रीज होना जरूरी है, इंक्रीज होना भी जरूरी है। अगर सब कुछ आपको समझ में आ भी रहा है तो इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आपको सिर्फ और सिर्फ आसान आसान चीजें बता रहे होंगे। तो मैं आपको बिल्कुल अप टू द मार्क चीजें बता रहा हूं, जो चीजें आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है और जिस तरीके से ब्रेन डेवलप होता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लगाते हैं रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम, आइए तो अब हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन टाइम के बारे में। एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक है, एचसीवी में एक सवाल भी है, वही चीज मैं आपको करा रहा हूं बिल्कुल जैसा उसमें कराया है, और उससे भी एक एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, टेंशन मत लो। सर रिएक्शन टाइम क्या होता है? आपने जैसे ही किसी चीज को देखा, देखने के बाद आपके ब्रेन ने एक डिसीजन लिया, तो देखने में और डिसीजन लेने में जो टाइम का गैप है, आपने किसी टाइम पे देखा और किसी टाइम पे आपने डिसीजन लिया, तो देखने और डिसीजन लेने के बीच में जो टाइम गैप है, जो आप देरी कर रहे हो, उसी को बोलते हैं आपका रिएक्शन टाइम। मतलब रिएक्शन टाइम इज ऑलवेज रिलेटेड टू ऑब्जर्वर। कौन ऑब्जर्व कर रहा है, जितनी जल्दी कोई रिएक्ट करेगा उस व्यक्ति को उतना शार्प बोला जाता है। दोबारा सुनिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके सामने एक रोड पे ब्रेकर आया, आपने ब्रेकर को देखा, ब्रेकर को आपने जैसी देखा, आपके ब्रेन ने थोड़ा सा टाइम लिया कि मेरे को क्लच कब दबाना है, कब मेरे को ब्रेक अप्लाई करना है। तो जो टाइम आपके ब्रेन ने लिया क्लच को दबाने में और ब्रेक को दबाने में, किस बीच में, देखने में और क्लच और ब्रेक अप्लाई करने में, इन दोनों के बीच में जो टाइम का गैप है उसी टाइम को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम क्या है? टाइम टेकन बाय ऑब्जर्वर टू एनालाइज एंड रिएक्ट। एनालाइज करने में कि मेरे को क्या करना है, और जब डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये चीज करनी है और उस चीज को करने में, एंड रिएक्ट। ठीक है, अब सुनिएगा, जिसका भी रिएक्शन टाइम, शॉर्ट में लिखता हूं, जिसका भी रिएक्शन टाइम जितना कम होगा वो व्यक्ति उतना ज्यादा शार्प माना जाता है। एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है, स्केल को पकड़ा हुआ है, बोला हुआ है अपने फ्रेंड को बोलिए इस तरीके से नीचे हाथ लगाने के लिए। आप स्केल को छोड़ेंगे और अगर आपका फ्रेंड इसको होल्ड कर लेता है गिरते हुए स्केल को, तो वो काफी ज्यादा शार्प माना जाएगा, उसका रिएक्शन टाइम बहुत कम होगा। इसको न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। आइए, सवाल कुछ ऐसा है, एक व्यक्ति है
वो कार चला रहा है, ठीक है, वो कार चला रहा है, कार वो चला रहा है, मान लेते हैं 72 किलोमीटर पर आवर से, 72 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा, इसने एक ना जगह देखी, इसने ये देखा कि ना सामने कोई ब्रेकर है, सामने कोई ब्रेकर है। तो अब इसने ब्रेकर को देखा, t=0 सेकेंड पे देखा, t=0 सेकेंड पे देखा, इनिशियल स्पीड हमारे पास में यही थी, t=0 सेकेंड पे इसने ब्रेकर को देखा। जैसे ही देखा तो ये बोला हुआ है ऑब्जर्वर का जो रिएक्शन टाइम है RT जो है, अच्छा RT को कई बार बुक्स में डेल्टा टी भी लिखा हुआ रहता है। डेल्टा टी क्या होता है? वो टाइम, छोटा सा टाइम, वो छोटू टाइम, वो बहुत ही चिन्ना सा टाइम, उसको बोला हुआ है डेल्टा टी। तो डेल्टा टी दे रखा है हमें 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। अब ये बोला हुआ है कि इस ब्रेकर को देखने के लिए, मतलब इस ब्रेकर को देखा तो इसने ब्रेक अप्लाई किए, इसने क्या किए? ब्रेक अप्लाई किए। देन अप्लाई ब्रेकर, देन अप्लाई ब्रेक, ब्रेक इसने अप्लाई कर दी। अब ये बोला हुआ है कि ब्रेक गाड़ी के रुकने तक, तो कहीं जाकर के स्पीड 0 हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, कहीं जाके स्पीड 0 हो जाएगी। ऑब्वियसली ब्रेकर से पहले ही वो 0 करना चाह रहा होगा ताकि वो एक्सीडेंट ना हो। देन अप्लाई ब्रेक, फाइंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इस वाले केस में क्योंकि स्ट्रेट चलता जा रहा है, वापस तो आ नहीं रहा है, ब्रेकर के पास जाके रुकना है उसे, तो चाहे आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे चाहे आपसे डिस्टेंस पूछे, बात एक ही है, बिफोर स्टॉप, रुकने से पहले उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, हमसे ये पूछा हुआ। आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, मान लीजिए वो जब चल रहा था ऐसे करके, ये टाइम मान लो उसका रिएक्शन टाइम है, जो कि कितना है? 0.5 सेकेंड। अच्छा, रिएक्शन टाइम ये होने का मतलब क्या है? अच्छा, जब वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है, उसने ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक जब अप्लाई किए तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ब्रेक जब भी अप्लाई करते तो स्पीड घटेगी, इसका मतलब इनिशियल स्पीड आगे थी तो ब्रेक अप्लाई करने का जो एक्सेलरेशन होगा वो पीछे होगा। इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में। तो रिटार्डेशन दे रखा है हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं देख लेता हूं बेटा एक बार विजिबल तो है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं मैं बहुत छोटा तो नहीं लिख रहा, नहीं विजिबल है, ठीक है। आई रिटार्डेशन कितना हो रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ब्रेक अप्लाई करने पे। लेकिन क्या जितना उसका रिएक्शन टाइम है, क्या तब उसने ब्रेक अप्लाई किया? क्या नहीं, ये टाइम तो उसको लगा है ये सोचने में कि हाँ अब मेरे को ब्रेक अप्लाई करना है। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक इसकी जो स्पीड थी वो तो वही थी 72 किलोमीटर पर आवर। सर पर आवर दे रखा और टाइम सेकंड में, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब मैंने आपको बेसिक में बताया हुआ है। यह आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 0.25 सेकंड के लिए उसने कुछ दूरी चली होगी। हम पहले ये दूरी निकाल लेते हैं अलग से, क्योंकि इस दूरी के चलने के साथ साथ कोई ब्रेक अप्लाई नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये टाइम तो उसका रिएक्शन टाइम है। वो तो अभी सोच ही रहा है कि हाँ मेरे को ब्रेक अप्लाई करने, करा नहीं है। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां के बीच में उसका यूनिफॉर्म मोशन है। याद रखना, रिएक्शन टाइम का जितना गैप होता है वो यूनिफॉर्म मोशन का होता है, क्योंकि कोई ब्रेक अप्लाई नहीं किया गया होगा। तो अगर मैं इसको S1 बोल दूं, तो मेरे को अगर S1 फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा? S1 बराबर कोई नहीं, वेलोसिटी इंटू में टाइम, क्योंकि A तो लग ही नहीं रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इंटू में टाइम, क्योंकि A लग नहीं रहा है। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अरे A 0 है तो हाफ AT स्क्वायर 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? S बराबर u इंटू में t। u हमारे पास में कितना है? u हमारे पास में 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 इंटू में 0.5, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 मीटर। तो जितने टाइम उसको लग रहा है रिएक्ट करने में, यानी कि 0.5 सेकंड, इस टाइम के गैप के बीच में वो 10 मीटर चल चुका होगा। हाँ, 10 मीटर के बाद यहां से अब वो ब्रेक लगा रहा होगा। इस टाइम के बाद से, इस पोजीशन के बाद से अब इस पे ब्रेक, अब इस पार्टिकल पे ब्रेक लग रहा होगा। इनिशियल स्पीड इसकी कितनी थी? इनिशियल स्पीड इसकी थी 20 मीटर पर सेकंड।
पर सर इस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन भी लग रहा है, वो कितना लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सर यहाँ से यहाँ के बीच में एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है क्या? नहीं लग पा रहा है, वो उसका रिएक्शन टाइम है, वो थोड़ा सा भोंदू है, थोड़ा सा आलसी, वो सोच रहा है। ठीक है, मान लेते हैं वो यहां तक पहुंचते पहुंचते उसने s दूरी कवर कर ली। ठीक है, s दूरी कवर कर ली। अब हमें ये s निकालना और दोनों को जोड़ देंगे, तब जाकर के हमारा आंसर आएगा कि वो रुकने से पहले कितना डिस्प्लेसमेंट ले लिया उसने, कवर कर लिया है। तो s क्या है हमारे पास में, s के लिए कवर करते हैं। तो इस पॉइंट पे u 20 ही रहेगा। सर पहले से तो बदल नहीं रहा था, अब बदलना शुरू करेगा, तो u कितना है, u है 20। एक्सेलरेशन कितना है, वो होगा -10। अच्छा सर, क्या मेरे को ये पता है कि टाइम कहाँ तक जाएगा? नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। इसीलिए मैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर अप्लाई नहीं करूंगा। क्यों? जब वो रुक रहा है तब मेरे को टाइम तो पता ही नहीं है, इसीलिए मैं ये वाला फॉर्मूला तो कतई इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिलहाल कर लूंगा, पहले मैं टाइम निकालूंगा तब लगाऊंगा। तो इतना कौन सोचे, हम तो केवल और केवल ये वाला फॉर्मूला भी तो जानते हैं, एस वी बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2as। क्या सर इससे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। v क्या है हमारे पास में, v है 0। u क्या है हमारे पास में, u है 20 का स्क्वायर प्लस में 2, a कितना है, a है -10, s हमको फाइंड करना है। ये उधर चले जाएगा तो हो जाएगा 20s बराबर, ये हो गया 400। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बिफोर स्टॉप, पहले चला वो 10, जब वो रिएक्शन टाइम ले रहा था अपना, सोच रहा था कि मैं क्या करूं। अब जब उसने ब्रेक अप्लाई कर दिए तो कुछ दूरी तो कवर करेगा, रुकने में गाड़ी को टाइम लगेगा, तो उस टाइम लगने में कितना वो चला, वो 20 मीटर चला। तो कुल मिलाकर के कितना चल दिया वो, 30 मीटर। और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो आई होप आपको एक एक चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, मैं इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं, मैं तो रब कर रहा हूं, मैं आगे भी बढ़ रहा हूं, लेकिन आप लोग इसे समझिए। एक बार नहीं समझ में आ रहा, 2 बार करिए, 3 बार करिए, यही सत्य है। क्योंकि आइए, सवाल को बस मिटा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं इसमें कि एक ग्राफ बनाया जाए, रिएक्शन टाइम में ग्राफ बनाया जाए। सर रिएक्शन टाइम में ग्राफ, हाँ, जहां जहां सवाल बनेगा वहां वहां ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करो, आदत डलेगी। क्योंकि जिस दिन पेपर में सवाल आएगा ना ग्राफ बनाने का, दिमाग काम ही नहीं करेगा। बच्चे करते क्या है, क्या तो थ्योरी पढ़ लेते हैं, ज्यादा ज्यादा बहुत सारे सवाल लगा लेंगे, सवाल आ जाएगा काइनेमेटिक्स में ग्राफ पे, काइनेमेटिक्स में ग्राफ पे सवाल जरूर आता है। इसलिए हर सवाल का आप 10-12 सवाल शुरू में करो जिनके ग्राफ बनाओ, फिर आपकी आदत हो जाएगी। तो आप तो दिमाग में भी ड्रॉ कर लोगे, ओरली ड्रॉ कर लोगे एक बार के लिए। मैं कराऊंगा, मैं अलग से ग्राफ का भी सेशन लूंगा। आपको ऐसा लग रहा होगा सर आप हर जगह ग्राफ तो बता रहे हो, तो क्या आप अलग से ग्राफ नहीं बताओगे? मैं अलग से ग्राफ भी बताऊंगा, और जिस दिन बताऊंगा ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा, गारंटी ले रहा हूं इस बात की। बस मेरे साथ आप लोग बने रहिए। आइए, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस सिचुएशन का ग्राफ मैं बनाना चाहता हूं। ये है हमारे पास में पोजीशन, या आप डिस्प्लेसमेंट भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखिए कैसे, यहां चलना स्टार्ट हो रहा था, कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट। अच्छा, ये वीटी ग्राफ बना रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं, वीटी ग्राफ। चलिए, यहां तक, यहां से लेकर के यहां के बीच में, यानी कि 0.5 सेकेंड तक, 0.5 सेकेंड तक उसकी स्पीड कैसी थी, कांस्टेंट थी। उसकी स्पीड में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। कितनी थी सर, मीटर पर सेकंड में बात करें तो 20 थी, किलोमीटर पर आवर में 72, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, थोड़ा पास लिख देता हूं इसे, अब सही है। 20 मीटर पर सेकंड से स्पीड चलते जा रही थी, कब तक, 0.5 सेकंड तक। 0.5 सेकंड के बाद सर ब्रेक अप्लाई होने लग गया। अच्छा, रुका कितने टाइम पे, क्या सर वो टाइम निकाल सकते हैं क्या हम? हाँ, ग्राफ बनाने के लिए हमें टाइम तो निकालना पड़ेगा कि सर रुका कब, लेकिन हमें ये पता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है, तो क्या कोई वीटी रिलेशन लिखवा देगा मेरे को? आप लोग कोशिश करिए, वीटी रिलेशन क्या होगा यहाँ पे, u कितना है। अच्छा, मैं यहां से लेकर के यहां तक वीटी लिख रहा हूं, क्योंकि यहां से यहां तो v कांस्टेंट है, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पे u कितना था, 20, माइनस का एक्सेलरेशन कितना था, 10,
ये हमारे पास में वीटी रिलेशन आ गया। अगर मैं बहुत ध्यान से सोचूं कि यहां पे अगर मैं v को 0 करूं तो 20 माइनस 10t, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कुछ कि 10t इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा 20 और t की वैल्यू आ जाएगी 20/10 यानी कि 2 सेकेंड। तो 0.5 के अगले 2 सेकंड में सारी की सारी स्पीड 0 हो जाएगी। आप और भी सोच सकते थे सर 10 का एक्सेलरेशन लग रहा है नेगेटिव में, तो 1 सेकंड में 10 वैल्यू घट रही होगी किसकी, स्पीड की, तो 20 तक घटने में कितना लगेगा, 2 सेकंड ही तो लगेगा, और गाड़ी अब रुक गई है। तो ये हो गया 0.5 सेकंड और ये हो गया 2 सेकंड। अब मैं यहाँ पे एक बात और आपको सिखाना चाहता हूँ। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होगी। मैं एक बार देखता हूँ बेटा विजिबल है चीजें, हाँ विजिबल है, ठीक है। आइए, क्या सर आपने एक चीज सिखा रखी है कि वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होता है, वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होता है वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। सर ये इसका एरिया कैसे निकाले, ये बन रहा है हमारा एक ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम बन रहा है ये दोनों पैरेलल साइड है, ये यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक पैरेलल साइड है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड की सम कितनी हो जाएगी 0.5 और 2, तो 0.5 प्लस में 2, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 20। कितना आएगा ये आ जाएगा 2.5 इनटू में 10, तो कितना आ गया ये। यहां पे क्या गलती है इसको समझिए। देखिए 0.5 सेकेंड पहले ले लिया था, अब यहां से लेकर के यहां तक का गैप 2 सेकेंड का है, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये होगा 2.5। क्यों, मेरे को यहां से शुरू करना है, टाइम यहां तक जाना है, तो ये पूरा गैप 2 सेकेंड होना चाहिए। तो ये गैप 2 सेकेंड कब होगा, जब ये वाला पॉइंट, ये वाला टाइम 2.5 सेकेंड होगा। 0.5 सेकेंड तो उसको यहां से यहां आने में लग गया, और यहां से यहां जाने में क्या 2 सेकंड लगेगा, तो स्टार्टिंग से लेकर के यहां तक जाने में क्या 2.5 सेकंड लगेगा, वही तो ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे गलती होगी हमसे कि हाँ ठीक है, ग्राफ बस बनाने में गलती हुई थी और कोई दिक्कत नहीं, ये 2.5 सेकंड। अब अगर मैं एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं तो क्या मेरे को यहाँ पे इसको भी ठीक करना होगा, ये टाइम 2.5 होगा, क्योंकि सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली साइड कितनी लेंथ की है 0.5, ये वाली साइड कितनी लेंथ की है 2.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 मीटर। तो देखिए जो डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे मैथमेटिकली कैलकुलेट किया वही हमारे पास में ग्राफिकली आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है सर, क्योंकि हमने हर चीज को एक साथ एक लेवल में लेकर के चला है, हर चीज का कंसेप्ट हमने बहुत ही गहराई से एक्सप्लोर किया है, इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी। सर इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद मोशन अंडर ग्रेविटी इतना लेट क्यों पढ़ा रहे हो, मैं आपको उसका कंसेप्ट बताता हूं कि क्यों इतना लेट पढ़ रहे हो। क्योंकि अब आपको ऐसा लगेगा ना थोड़ी देर बाद कि आपने जो जो चीजें बताई ना वो तो आपने पहले ही थोड़ा बहुत बता दिया था, क्योंकि मैंने चीजों को बहुत अच्छे से बेसिक से स्टार्टिंग से बताना शुरू किया है। मैंने आपको क्या कहा, पहला नॉन यूनिफॉर्म मोशन का सवाल, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में। तो जरा सोचो, अगर आप इस मार्कर को रिलीज करोगे इस पॉइंट से, अगर आप मार्कर को रिलीज करोगे इस पॉइंट से, तो आप जिस पॉइंट पे इसे रिलीज करोगे उस पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि आप इसे रिलीज करोगे फेंकोगे नहीं। अच्छा, अगर आप इसे रिलीज करोगे एक्सेलरेशन किधर लग रहा है नीचे की तरफ, वेलोसिटी कहाँ आएगी तो नीचे की तरफ। तो क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 0 डिग्री का एंगल होने वाला है। इसीलिए जो मोशन अंडर ग्रेविटी है वो हमारे पुराने वाले कंसेप्ट से ही बहुत ज्यादा रिलेटेड होगा। तो आओ हेडिंग लगाओ, और भी चीजें मैं इसमें आपको बताऊंगा, अभी तो हेडिंग लगाओ शुरुआत में, मोशन अंडर ग्रेविटी। सर मोशन अंडर ग्रेविटी क्यों बोला जाता है, कई बार इसी को बोला जाएगा फ्री फॉल, बुक्स में लिखा रहता है फ्री फॉल, एनसीईआरटी ने भी फ्री फॉल वर्ड का यूज किया हुआ है। देखिए ध्यान से, तो क्या होता है मोशन अंडर ग्रेविटी, तो आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख भी सकते हो खुद भी कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स या परफॉर्म मोशन व्हेन एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्म मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्म मोशन
अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रही हो और कुछ नहीं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम फ्री फॉल या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी। हाँ जी विजिबल है। चलिए, तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि जब भी हम किसी चीज को रिलीज करते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो आने वाली होगी वो भी डाउनवर्ड होगी, उस पर ग्रेविटी जो लग रहा होगा वो भी डाउनवर्ड लग रहा होगा। तो ये तो हमारा सर पहला वाला ही केस बन गया कि वेलोसिटी, हाँ फिलहाल मैं ये मानता हूं कि सर हम तो रिलीज कर रहे हैं ना, यू तो है ही नहीं इसका, लेकिन अगर मान लो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको फेंकूं, कुछ यू से स्पीड दूं, तो यू भी इधर ही रहेगा और एक्सेलरेशन भी इधर ही रहेगा, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। तो जो कंसेप्ट हमने डे 1 पे बनाए थे, जब भी हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ने स्टार्ट कर रहे थे, उसमें हमने पहली कैटेगरी यही बनाई थी कि एंगल 0 डिग्री होगा। तो जो कंसेप्ट वहां बने थे, जिस तरीके से ग्राफ हमने वहां बनाए थे, यहां भी हम लोग वही करने वाले। तो आइए इसका, और मैं मोशन अंडर ग्रेविटी को 2 केस में आपको समझाना चाहता हूं। अच्छा, पहले तो ना ग्रेविटी होती क्यों है उसके लिए कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये हमारा अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस बहुत बड़ा है, किसी भी एक पार्टिकल के सामने जो अर्थ सरफेस है वो बहुत बड़ा है। ये हाइट बिल्कुल नेग्लिजिबल है, नियर द सरफेस है। अच्छा, ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ के सेंटर से उसकी दूरी, ये हो गया उसका रेडियस, ये हो गया उसका मास। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो स्मॉल है। आप मेरे को एक बात बताओ, बेसिक से आपको पता होगा, 9th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर, वहां से आपको पता होगा कि इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है जी, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम इस ऑब्जेक्ट का मास, अपॉन में आर का स्क्वायर। सर ये वाली हाइट नहीं लेंगे क्या? हम सिर्फ और सिर्फ आर ले लेंगे सरफेस तक। अब जरा सोचो ध्यान से, रेडियस की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। आप कितना ही ऊपर रखोगे उस वस्तु को, ये मान लो 5 मीटर 10 मीटर, तो 6400 किलोमीटर में 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर, ये कोई नेग्लिजिबल हाइट है, कोई मानने नहीं रखता। मैंने बस इसको ऊपर की तरफ दिखा दिया है कि हाँ ये कुछ ना मोशन करेगा इससे यहाँ से लेकर के सरफेस तक आने के बीच में। तो रेडियस ही ले सकते हैं हम, एच नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल हाइट है। आइए हम जब इसमें वैल्यूज रखते हैं, जी की वैल्यू रखते हैं, कैपिटल एम की वैल्यू रखते हैं, स्मॉल एम की वैल्यू रखते हैं, रेडियस की वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास में एक वैल्यू आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम सवालों में आसान कैलकुलेशन होने के लिए एक इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी लेते हैं, वो कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं आपको एक और वैल्यू बताना चाहता हूँ, कई बार बुक्स में ना या ग्रेविटेशन में आपको मैं बताऊंगा, फिलहाल यहाँ लिख देता हूँ, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर पाई क्यों बोला हुआ है? क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है हमारे पास में वो होती है 3.14। अब ये 9.8 है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो लगभग लगभग यही बनेगा। ज्यादातर हम क्लास में ये वाली यूज करेंगे। अगर सर कुछ नहीं बोला हुआ हो तो ये मैक्सिमम स्टैंडर्ड बुक्स में यही यूज करना, अगर कुछ ना बोला हुआ हो तो। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि ये बस इसमें अंतर क्या है सर, क्यों पढ़ रहे हैं इसे? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने जब आपको कैटेगरी बनाया ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पार्ट 1, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पार्ट 2, तो इन दोनों में एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, पर यहाँ पे 10 ही होगी या फिर 9.8 होगी। और हाँ, ऑब्जेक्ट को जब मैं फेंकूंगा तो वो हाइट गेन करेगा। इन सब चीजों को ध्यान से समझने के लिए कैटेगरी अलग मैंने बना दी। मैं फिर कह रहा हूँ, वही सारी चीजें यहाँ पे यूज होगी। जिस बच्चे ने डे 1 से मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो किया है उसको कुछ भी एक नई चीज नहीं मिलेगी, बस उसके कॉन्सेप्ट ना एनहांस होंगे उसके, कि हाँ जो पहले पढ़ाया वही रिवाइज हो रहा है, जो पहले पढ़ाया वही रिवाइज हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो आप लोग इसको नोट कर लो बच्चों। मैं भी पानी थोड़ा सा पी लेता हूँ एक पानी ब्रेक। आई होप आप लोग इसे नोट कर रहे होंगे। चलिए, अब इसके 2 केस होते हैं। पहले उन केस को समझेंगे, सवाल तो हम बाद में करेंगे। जल्दबाजी किस बात की है? जल्दबाजी किसी बात की नहीं है। सीखेंगे तो ऐसा सीखेंगे जैसा किसी ने नहीं सीखा होगा। आइए एक एक करके चीजों को समझते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कैटेगरी इसीलिए बनवाता हूं कि ताकि आप जब कभी कोई नया सवाल पढ़ो आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ 2-3 सिचुएशन को मिक्स करके बनाया हुआ है। एक बात ध्यान से सुनना, कभी भी सवाल नया नहीं होता है, कभी भी सवाल नया नहीं होगा, वो मल्टीपल सिचुएशन को मिक्स कर रखा होगा उन्होंने। आपने क्या किया होगा,
होमवर्क के दौरान, या अगर आपसे एग्जाम का सवाल नहीं हो रहा है तो आपने क्या किया होगा, उस कॉन्सेप्ट को अकेला पढ़ा होगा, दूसरे कॉन्सेप्ट को अकेला पढ़ा होगा। अब इन दोनों को मिला करके एग्जाम का सवाल बनता है। कई बार क्या होता है, सवाल आपको कठिन लगता है, कई बार क्या होता है, सवाल आपको नया लगता है। नया लगने का रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है, आपने कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं किया। कॉन्सेप्ट को मिक्स करना है लेकिन शुरुआत में नहीं, पहले उनको अलग अलग पढ़ो, फिर उनको समझो कि हाँ ये मिला करके भी पूछा जा सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर मैं हेडिंग लगाऊं यहां पे केस 1, किसका केस 1 है ये, मोशन अंडर ग्रेविटी का। ध्यान से सुनना, ये मान लो एक हाइट है, कोई भी हाइट दे रखी होगी, बिल्डिंग टावर बोला हुआ रहेगा, नीचे ग्राउंड है, इसकी हाइट कितनी है, ये h है। बोल रखा होगा एक कोई बॉल है, कभी कोई वस्तु, कुछ भी बोल सकता है, वो बोला रहेगा कि ना रिलीज किया गया इसे t = 0 पे, इसको रिलीज कर दिया गया। अब हमें पता है कि सर अगर रिलीज किया होगा तो इस पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g लग रहा है, और ये आते 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 टकराएगा, ग्राउंड से टकराएगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, अभी हमें नहीं पता है। जब वो ग्राउंड पे आकर के टकराएगा तो इस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। वो जितने देर तक हवा में था, ग्राउंड में गिरने से पहले जितने भी देर तक वो हवा में था, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब समझिए आगे, तो हमसे यही पूछ लिया जाता है कि जब वो गिरेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, और टाइम, किस टाइम पे वो गिरेगा। पहले सिचुएशन में यही बन सकता है और कुछ बन ही नहीं सकता। वस्तु ऊपर जाएगी नहीं क्योंकि रिलीज किया हुआ है। पर सर हमने तो ऐसे सवाल देखे वस्तु को ऊपर फेंका हुआ है, वो भी आपको बताऊंगा। पहले केस फर्स्ट को समझिए। अब सुनिए ध्यान से, अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट पे कहीं पे बीच में एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, जी, वेलोसिटी किधर होगी, इधर, क्या दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। इसीलिए इसके रिजल्ट जो आने वाले हैं ना, इनका अप्रोच हमें वहां से लेना पड़ेगा जब हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का टाइप फर्स्ट किया था, वहां से हमें कंसेप्ट इसका बनाना होगा। ध्यान से सुनिए, जी की वैल्यू हम लोग 10 मानते हैं। अब सुनिए सर 10 माने या -10 माने, क्यों, जरा ध्यान सुनना, क्योंकि इस पॉइंट से रिलीज किया है तो ऊपर वाली चीज को हम लोग मान लेते हैं माइनस में, नीचे वाली चीज को हम लोग मान लेते हैं प्लस में। सर उल्टा नहीं हो रहा है क्या, मेरी मर्जी, मैं अगर ऊपर वाले को प्लस बोलूं, नीचे वाले को माइनस बोलूं, मैं सवाल भी ऐसा कराऊंगा, मैं इन चीजों को चेंज करके भी दिखाऊंगा, रिजल्ट पे, फाइनली रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं वो चीजें भी करूंगा। फिलहाल आप मेरी बात को मानो और नीचे वाले को प्लस बोलो, ऊपर वाले को माइनस, ठीक है, मानने के ऊपर है, कुछ भी अलग नहीं है। मैं उस तरीके से भी कराऊंगा आने वाली क्लासेस में सवालों को, मेरे को वो कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करना है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, पहला सवाल हमसे पूछ लेते हैं, हमें निकालना है कैपिटल T, दूसरा हमें निकालना है वेलोसिटी। याद रखिएगा हम कर क्या रहे केस फर्स्ट में, हम किसी हाइट पे खड़े और हम रिलीज कर रहे हैं। इस केस को याद रखिएगा, सवाल सारे हो जाएंगे, सवाल सच में सारे हो जाएंगे, बट आप लोग केस ही नहीं याद रखोगे तो सवाल टफ लगने लगेगा, तो आपको केस जरूर याद रखना है, ठीक है। आइए, हम जब यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसने बॉल को रिलीज किया h हाइट से, तो बॉल आते 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 गिर जाएगा। तो यहां से लेकर के यहां तक आने में मैंने मान लिया उसको टाइम लगा कैपिटल T। अच्छा, उसने डिस्प्लेसमेंट कितना चला होगा, सर डिस्प्लेसमेंट चला होगा h, सर प्लस का h, क्योंकि इस बार हमने नीचे आने वाली चीज को प्लस में माना हुआ है, ठीक है, प्लस का h। u कितना होगा, u सर 0 होगा, रिलीज बोला हुआ है, रिलीज का मतलब हुआ है छोड़ा है उसने। अच्छा एक और बात, रिलीज का मतलब ये होता है कि इस बॉल की इनिशियल स्पीड वो होने वाली है when it is said release। अगर कभी भी सवाल में ये बोला हुआ रहो कि रिलीज हुआ है, बॉल को रिलीज किया गया है, तब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू द वेलोसिटी of person who
रिलीज्ड। मान लो मैं अपने मार्कर को रिलीज कर रहा हूं, मैंने अपने मार्कर को रिलीज किया, ऐसे करके रिलीज किया। अगर मेरा हैंड इधर मूव कर रहा है, कहीं भी मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और अब इसने रिलीज किया, तो जिस स्पीड से मेरा हैंड मूव कर रहा था, जिस स्पीड से मेरा हैंड मूव कर रहा था, वही इसकी इनिशियल स्पीड होगी मार्कर की एट द टाइम ऑफ रिलीज। एट द टाइम ऑफ रिलीज। मैं एक बार दोबारा आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पे एक व्यक्ति रुका हुआ है, उसने रिलीज किया तो उसकी स्पीड 0, क्योंकि वो खुद रुका हुआ है तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी 0। अगर मान लो ये एरोप्लेन से ऊपर जा रहा होता और तब उसने कोई बॉल को छोड़ा होता, आने वाले टाइम में वो सवाल भी हम लोग करेंगे। अगर मान लो वो ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और अब उसने बॉल छोड़ दी, तो बॉल की इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ ही होगी 5 मीटर पर सेकंड। जिस बंदे ने, जिस एजेंट ने उस चीज को रिलीज किया है, तो उस एजेंट की स्पीड रिलीज हुई वस्तु में ट्रांसफर हो जाती है। क्या चीज ट्रांसफर होती है? सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी। सर कल को अगर एक्सेलरेशन से जा रहा होगा तो क्या एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगा? क्या नहीं होगा। तो क्या याद रखेंगे हम? स्पीड ट्रांसफर होती है रिलीज करने वाले की, बट एक्सेलरेशन नहीं होता है ट्रांसफर। सर एक्सेलरेशन क्यों नहीं होता है? इसका जवाब मैं आपको दूंगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, जब मैं आपको फर्स्ट लॉ बताऊंगा। फिलहाल आप इस बात को बस याद रखिए कि जैसे ही कोई वस्तु लेकर के ऊपर जा रहा है तो इस वस्तु की स्पीड वही होगी जो इस जाने वाले की होगी। लेकिन जब एक्सेलरेशन इस वस्तु का जो भी है, और अगर ये ऑब्जेक्ट छोड़ दिया तो एक्सेलरेशन साथ छोड़ देता है, वेलोसिटी साथ नहीं छोड़ती है। कैसे याद रखेंगे हम? एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का साथ छोड़ देता है रिलीज करने पे, लेकिन वेलोसिटी साथ नहीं छोड़ती है। इस बात को लिख लेना, लाल पेन से लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मैं तो आगे बढ़ रहा हूं। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? प्लस का 10। ठीक है, अच्छा प्लस का 10 है, फिलहाल मैं जी बोल देता हूं क्योंकि मैं आपको एक फॉर्मूला यहां पे दिखाना चाहता हूं, बाकी प्लस का 10 ही जी होगा। ठीक है, अच्छा प्लस का जी होगा क्योंकि नीचे की तरफ मैंने प्लस बोला हुआ है। तो एस पता है, यू पता है, पता है, टाइम हमको निकालना है। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर क्या यहाँ पे वो नहीं लगाए? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2as, तो हमें v नहीं पता ना, इसीलिए नहीं लगा रहे। तो s इक्वल्स टू यू टी, यू क्या है हमारे पास में 0, टाइम क्या है कैपिटल टी, प्लस हाफ a क्या है g, टी स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी है? h बराबर g टी स्क्वायर बाई 2। क्या याद रखेंगे हम कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है वो आता है 2h बाय जी, और ये हो जाएगा अंडर रूट में। आपको ये जरूर याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नींद में भी याद होना चाहिए आपको, रात के 2 बजे भी कोई पूछ ले, 3 बजे भी कोई पूछ ले, आपको पता होना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं पता होना चाहिए, आपको यही पता होना चाहिए जब मैं किसी टॉप लेवल पे जाऊंगा और वस्तु को रिलीज करूंगा, फेंकूंगा नहीं, रिलीज करूंगा, तो ग्राउंड पे वो पहुंचेगा अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2h बाई जी। अब आगे बढ़ते हैं इसी केस फर्स्ट में। दूसरा सवाल जो हमसे पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है जब ये वस्तु टकराएगी तो किस स्पीड से टकराएगी? फाइंड द वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक। जब वो वस्तु स्ट्राइक करेगा ग्राउंड से तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो वेलोसिटी निकालने के लिए v बराबर u प्लस ए टी लगाएंगे। v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, u हमारे पास में 0 है, a क्या है हमारे पास में? a है g। टाइम कितना है? तो यहां से यहां तक का टाइम बताना पड़ेगा, वो तो सर यही है। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2h बाई जी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू g हो जाएगा, अंदर जाके g स्क्वायर, एक g ने एक g को मार दिया तो 2gh ये आने वाला है, और वो भी अंडर रूट में। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, कब है ये स्पीड? जब मैं किसी टॉप पोजीशन पे जाके चला गया और मैं उसे रिलीज किया तो टाइम लगेगा उसको पहुंचने में 2h बाई जी अंडर रूट में, और जब वो जिस स्पीड से वो ग्राउंड में टकराएगा वो स्पीड होने वाली है अंडर रूट 2gh। कंफ्यूज मत होना, 2h बाई जी और 2gh, 2h बाई जी और 2gh। लेकिन आपको पूरा केस फर्स्ट आपको याद रखना होगा।
इन चीज़ों को अच्छे से 2-3 बार रफ कॉपी में, मैंने फिर बोला रफ कॉपी कोई चीज़ नहीं होती है, आप उसे लिखो और अपने पास संभाल के रखो, रिवाइज करो उसे जितना ज़्यादा हो सके। जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज करोगे आपका टाइम गैप कम होता रहेगा हर सवाल को अटेम्प्ट करने का। इसमें केस 2 भी होता है और इसके ग्राफ भी होते हैं। मैं आपको पहले इसका ग्राफ आज बता देता हूँ कि सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए, आई होप आप लोग इन्हें नोट कर रहे होंगे एक एक चीज़ों को। चलिए इसका मैं आपको ग्राफ बनवा देता हूं, तो मैं यही बनवाता हूं ग्राफ। देखिए इसका ग्राफ क्या कहता है, इसमें क्या पूछा हुआ है हमसे कि इसका सर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना दो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना दो। तो अगर मेरे से कोई 80 ग्राफ पूछे, सवाल वैसे हो गया, ये दो फॉर्मूले हमको याद रखने, लेकिन सिचुएशन के साथ याद रखने, और कैसे आया थोड़ा वो भी याद रखोगे, कैसे आया, ये डेरिवेशन कैसे हुई, ये आएगा आपको प्रैक्टिस से। बिल्कुल भी आपको ये नहीं करना है पढ़ा भूल गए सर अब क्या करें हम तो भूल गए। भूलना इज अ नॉर्मल प्रोसेस। भूलने के बाद बार बार कहना कि हम भूल गए, इट इज एब नॉर्मल। तो करना क्या है, भूलना है फिर करना है, भूलना है फिर करना है। अगर आप भूल रहे हो तो आप सही हो, मतलब आप बायोलॉजिकली सही हो, ठीक है। आइए 80 ग्राफ, तो पूरे टाइम अगर मेरे से कोई पूछे इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, तो सर एक्सेलरेशन तो सर कांस्टेंट है, इसका कितना है, सॉरी हाँ ठीक है जी है। अच्छा सर ऊपर क्यों बनाया, कई बुक्स में तो नीचे ही बोला हुआ है कि माइनस का 9.8 नीचे, नहीं मैंने प्लस लिया है ना, तो मेरे लिए तो ये अब ऐसा ही है। अगर मेरे से कोई बोल दे जबरदस्ती कि माइनस, डाउनवर्ड को माइनस लेना है, तो हाँ ग्रेविटी का साइन फिर माइनस होगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ माइनस होगा, ऊपर की तरफ प्लस होगा। क्या सर अगर मैं नीचे वाले को माइनस लूंगा और ऊपर वाले को प्लस लूंगा तो क्या रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, नहीं चेंज होंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। मैं वो भी बता देता हूँ आपको। वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होगा, तो देखिए पहली बात तो यहां से लेकर के यहां के बीच में क्या मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन है, तो जो वीटी ग्राफ होगा क्या वही स्पीड टाइम ग्राफ होगा, तो अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम कब अलग अलग होता है, जब टर्न बैक होता है पार्टिकल। यहाँ तो कोई टर्न बैक हो ही नहीं रहा है, सीधा सीधा आ रहा है, तो जो वेलोसिटी टाइम होगा वही स्पीड टाइम होने वाला है। सर क्या होगा, तो वेलोसिटी टाइम की अगर मैं रिलेशन लिखना चाहूँ, v बराबर u तो 0 है, g इंटू में t, तो सिंपली ये y बराबर mx, y बराबर mx, और m होता है स्लोप। इसका मतलब स्लोप जो tan थीटा बनाएगा, स्लोप जो tan थीटा बनाएगा वो वैल्यू हो जाएगी g की है। यानी कि यहाँ का अगर स्लोप में निकालूँ वीटी ग्राफ का तो मेरे को g ही मिलेगा। तो आपको ग्राफ समझ में आ गया, बिल्कुल सही बात है, ग्राफ बहुत इजीली हमें समझ में आ गया। अच्छा एक्सेलरेशन टाइम बन गया, वेलोसिटी टाइम बन गया, क्या सर डिस्प्लेसमेंट टाइम भी बन सकता है क्या, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट टाइम भी बन जाएगा। उसको मैं यहाँ बना देता हूँ, उसको मैं यहाँ बना देता हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम को। सुनिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया हमारा टाइम। अच्छा डिस्प्लेसमेंट टाइम का पहले रिलेशन लिखो सर, रिलेशन क्या होगा, s बराबर ut तो 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है, हाफ g t स्क्वायर, तो t एक्सिस ये, s एक्सिस ये, तो ये तो बन गया सर y बराबर k एक्स स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, इसको पैराबोला बोलते हैं। ये एक पैराबोलिक इक्वेशन हो गई है, क्योंकि x एक्सिस पे टाइम है, y एक्सिस पे s है, तो ये क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा। टाइम नेगेटिव कभी होता नहीं, इसलिए मैंने इधर ही बनाया। सर ऐसा क्यों हो रहा है, याद करो कैटेगरी फर्स्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसमें ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना था। क्यों, क्योंकि जो मैंने जी माना है वो मैंने प्लस का मान लिया है, वो मैंने प्लस का माना हुआ है, इसलिए इधर बन रहा है। क्या सर अगर नेगेटिव मानूंगा तो अलग बनेगा, नहीं अलग नहीं बनेगा, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों अलग नहीं बनेगा। अच्छा इसमें कुछ चीजें मैं आपको और बताता हूं। एट द टाइम ऑफ फॉल, अगर कोई वस्तु गिर रही है तो किस टाइम पे गिर रही है, तो ये गिर रही है 2h/g पे। अच्छा जब वो गिर रही है तो उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है √2gh। मैं हर चीज कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम हर चीज कर सकते हैं। क्या डिस्प्लेसमेंट में भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल होगा। मान लो डिस्प्लेसमेंट जब वो h अचीव कर चुका है, डिस्प्लेसमेंट वो h अचीव कर चुका है, तब टाइम कितना लग चुका होगा, उसे टाइम लग चुका होगा √2h/g। बिल्कुल इजी है हमारे लिए। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि अगर मैंने साइन को चेंज किया, इस प्लस वाले को माइनस कर दिया और इस माइनस वाले को
प्लस कर दिया, तब भी ये रिजल्ट क्यों मिलते हैं हमें, मैं वो आपको बताता हूं यहाँ पर 80 ग्राफ पे। मैं चीज़ों को लिखता जा रहा हूं, टाइम भी दे रहा हूं, आप लोग नोट करिए पॉज करके, आपका अननेसेसरी टाइम खराब नहीं होने दूंगा। आइए, अगर मैंने साइन कन्वेंशन को कुछ इस तरीके से फॉलो किया, नीचे वाले को माना मैंने माइनस और ऊपर वाले को माना मैंने प्लस, तो मैं एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूं टाइम की। सारी कैलकुलेशन आप फिर से करना, बिल्कुल वैसे ही करना। तो सबसे पहले क्या होगा, टाइम की कैलकुलेशन करनी है, तो u तो हमारे पास में 0 है, g अब हमारे एक्सेलरेशन अब हमारे पास में माइनस का g होगा, और टाइम हमको फाइंड करना है, ठीक है, टाइम हमको फाइंड करना है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो s और s क्या हो जाएगा हमारे पास में, s अब की बार हो जाएगा नीचे की तरफ h, तो क्या हो जाएगा माइनस का h, तो s बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। s कितना है, s है माइनस का h, u कितना है 0, हाफ a कितना है माइनस का g, और t क्या है हमारे पास में कैपिटल T का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, माइनस का h बराबर माइनस का g बाई 2 टी स्क्वायर। माइनस ने माइनस को कैंसिल कर दिया, और क्या यही इक्वेशन आ गई क्या। अब इससे इक्वेशन रिलेशन हमें यही मिलने वाला है, 2 चला जाएगा इधर, 2 चला जाएगा इधर, 2h, g आ जाएगा डिवाइड में, रूट लग जाएगा और आ जाएगी t की वैल्यू। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने इस काम को ढंग से किया, साइन कन्वेंशन आप जो मान लो, आपके पास फॉर्मूला वही आने वाला है, और ग्राफ भी यही बनेगा, क्योंकि जब आप लिखोगे तो क्या माइनस से माइनस कट गया, तो क्या h यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन तो यही बना, माउथ ओपनिंग अपवर्ड, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। तो आप इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा। आप कहीं भी साइन मानो, मैं आने वाले टाइम में सवाल कराऊंगा, मैं हर बार साइन को चेंज करूंगा। आप अपनी मर्जी से साइन हम डिसाइड करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा आंसर आता है। लेकिन फाइनली चाहे किसी ने ऊपर प्लस माना है, चाहे किसी ने नीचे माइनस माना है, कहीं कुछ भी मान लो, फाइनली सबके आंसर सेम आएंगे, अगर आपने इन चीजों पे ढंग से ध्यान दिया तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, केस 2 डिस्कस करेंगे, और थोड़े ग्राफ को देखेंगे, और फिर न्यूमेरिकल करेंगे बहुत ही अच्छे। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, डू हार्ड वर्क विथ हैप्पी माइंड, एंड माय पेरेंट्स एंड कंट्री प्राउड ऑन यू, लव यू ऑल।